हेलो बाबू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका बीएससी का ये जो क्लास है 5वें सेमेस्टर का। इसमें जो यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 में आपको पता है कि 3 फाइलम हमको पढ़ना था। 3 फाइलम में पहला फाइलम आपको पता है कि प्रोटोजोआ है, दूसरा फाइलम आपका पोरीफेरा है और तीसरा फाइलम आपका सिलिंट्रेटा है। प्रोटोजोआ में आपने पैरामीशियम पढ़ा था और पोरीफेरा में आपने साइकॉन पढ़ा था, ठीक है। और तीसरा जो सिलेंट्रेटा है इसमें आपको ओविलिया पढ़ना है। तो सिलेंट्रेटा फाइलम जब हम शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा का जनरल कैरेक्टर, और सिलेंट्रेटा का जनरल कैरेक्टर के बाद हम पढ़ेंगे उसका क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के बाद हम तब जनरा पे आएंगे और जनरा के बारे में समझेंगे कि जो आपको ओविलिया पढ़ना है उसमें मेडुसा या ओविलिया की लाइफ साइकिल क्या है, किस तरह से चलता है, किस तरह का होता है, पौधा दिखता है, पौधा होता कि नहीं होता है, क्योंकि ओविलिया जो होता है ना पेड़ की तरह दिखता है, लेकिन पेड़ होता नहीं है, लेकिन लगता है कि पेड़ है। तो बाबू इसमें यह समझिएगा, जो आपको इसका जनरल कैरेक्टर पढ़ना है सिलेंट्रेटा फाइलम का, तो जो सिलेंट्रेटा फाइलम जो बीएससी के 5वें सेमेस्टर का पेपर 1 है, ठीक है ना, 5वें सेमेस्टर यानी बीएससी थर्ड ईयर का जो जूलॉजी के पेपर हैं 2, उसमें पेपर 1 है और एक पेपर 2 है दूसरा जो कार्डेटा आपका है। तो पेपर 1 में पढ़ा रहा हूं, तो इसमें आपका यूनिट नंबर 1 जो है, यूनिट नंबर 1 का तीसरा जो फाइलम है, फाइलम क्या है बाबू, ध्यान से देखना। और अगर आप क्लियरली अगर ध्यान से देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आपको लिखा गया है पूरा क्लियरिटी आपको दिखेगा साफ साफ। बस आप ध्यान से देखिएगा और मैं खुद एक एक कंटेंट पढ़ पढ़ के आपको बताऊंगा। जैसे फाइलम सिलेंट्रेटा है, इस सिलेंट्रेटा फाइलम का दूसरा नाम है निडेरिया, ठीक है ना। और इसका हमको जो जेनरा पढ़ना है वो ओविलिया पढ़ना है। इसके पहले हम देखेंगे जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर किसका देखना बाबू, सिलेंट्रेटा। अब देखेंगे पहला पॉइंट है, ये प्रिमिटिव मेटाजोआ होते हैं, यानी बहुकोशिकी में एक होता है प्रोटोजोआ, एक होता है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ जो होते हैं एक कोशिकी होते हैं और उसके बाद जो मेटाजोआ है वो बहुकोशिकी होते हैं, लेकिन बहुकोशिकी में भी सबसे प्रिमिटिव हैं, ठीक ना, प्रिमिटिव टाइप के होते हैं और इसमें लो ग्रेड का टिश्यू कंस्ट्रक्शन पाया जाता है। जबकि आप देखेंगे कि जब आप पोरीफेरा पढ़े थे तो आपने पढ़ा था कि सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता है, यानी कोशिकीय स्तर का संगठन इसमें पाया जाता है पोरीफेरा में। जबकि आप देख रहे हैं कि सिलेंट्रेटा वाले में लो ग्रेड ऑफ टिश्यू कंस्ट्रक्शन, यानी टिश्यू का फॉर्मेशन तो होता है लेकिन बिल्कुल वीक होते हैं, बिल्कुल, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत कमजोर टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। यानी इनका जो टिश्यू उतना दमदार होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और कायदे का काम करने वाला होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। लो ग्रेड ऑफ टिश्यू कंस्ट्रक्शन होता है और ये प्रिमिटिव मेटाजोआ होते हैं। प्रिमिटिव मेटाजोआ का मतलब होता है कि बहुकोशिकीय में सबसे निम्न कैटेगरी के होते हैं। अब दूसरा पॉइंट है बाबू कि ये एक्वेटिक होते हैं, अकेले होते हैं या कॉलोनी में होते हैं, जैसा कि आपने प्रोटोजोआ और उसके बाद आपने पोरीफेरा के फाइलम्स में आप पढ़ते आए उसके जनरल कैरेक्टर में। तो एक्वेटिक का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये जंतु जलीय होते हैं, अकेले होते हैं या समूह में होते हैं, खानदान में या कॉलोनी में या एक झुंड में रहते हैं। अगर झुंड में रहेंगे तो कॉलोनियल बोलेंगे, अकेले अकेले रहेंगे तो सॉलिटरी बोलेंगे और जल में होंगे तो एक्वेटिक बोलेंगे। उसके बाद बाबू देखना तीसरा है, इसमें की सिमेट्री पाई जाती है। तो कौन सी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री होती है या बाय रेडियली सिमेट्रिकल होता है। तो पहले तो ये समझिए कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई जीव है, आपने इसको ऐसे काट दिया, फिर ऐसे काट दिया, फिर ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, 2 से अधिक अगर एंगल से आपने काटा किसी भी जीव को, अगर आप 2 से अधिक एंगल से आप काटेंगे, जैसे 2 से अधिक का मतलब क्या होता है कि जैसे ये जीव है, आपने इसको ऐसे ऐसे काट दिया, तो अगर सिर्फ 2 एंगल से काटा और दोनों तरफ से बराबर बराबर होंगे तो इसे कहेंगे बाई रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है ना। 2 से अधिक नहीं, सिर्फ 2। देख रहे हैं आप, एक बार ऐसे आपने लंबवत, एक बार ट्रांसवर्स काटा। लंबवत मतलब एलएस और ट्रांसवर्स मतलब टीएस। तो जब किसी को 2 एंगल से काटा बराबर बराबर तो उसे कहेंगे बाई रेडियली सिमेट्रिकल। और किसी जीव को आपने 2 से अधिक एंगल से काटा, जैसे ऐसे, 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 अगर ऐसे काटा तो इसको कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। इतना बाबू अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब चौथा देखेंगे, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इसमें इपिडर्मिस के रूप में इक्टोडर्म होती है और गैस्ट्रोडर्मिस के रूप में इसमें इंडोडर्म होती है। अब ये बाबू डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, देखो डिप्लोब्लास्टिक क्या होगा, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। डिप्लोब्लास्टिक
देखो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि जो जर्म लेयर होती है, ठीक है ना, जो भ्रूण की कला होती है, किसी भी जीव के अंदर जो भ्रूण बनेगा, इम्ब्रियो बनेगा, उस इम्ब्रियो में जो कला होती है, कला को हिंदी अंग्रेजी में मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो मेम्ब्रेन होती है वो तीन होती है, एक होता है इक्टोडर्म, और एक होता है मेसोडर्म, और एक होता है तीसरा इंडोडर्म, ठीक है ना। एक होता है इक्टोडर्म, एक होता है मेसोडर्म, एक होता है इंडोडर्म। जब ये भ्रूण की तीनों लेयर जिसमें होती हैं उसी को हम कहते हैं ट्रिप्लो ब्लास्टिक। क्या कहते हैं बाबू? ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। जिसके भ्रूण में तीनों लेयर होंगे उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, और जौने में दो लेयर रहेगी, एक तो एब्सेंट रहेगी, तो इनमें कौन एब्सेंट होती है? बीच वाली। तो एक तो इक्टोडर्म होती है, एक तो इंडोडर्म होती है। तो जब इक्टोडर्म रहेगी यानी इपिडर्मिस इक्टोडर्म, और उसके बाद गैस्ट्रोडर्मिस इंडोडर्म, जिसमें दो लेयर है, एक इक्टोडर्म है और एक इंडोडर्म है, इसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये चारों पॉइंट आपके जनरल कैरेक्टर के समझ में आए होंगे। पांचवा लिखेगा सिंगल सेंट्रल कैविटी, इसका पेट में, इसका शरीर में, मतलब जो सिलेंट्रेटा या निडेरिया फाइलम के जो जीव हैं इनके शरीर में एक होल कैविटी पाई जाती है। ये सिंगल कैविटी होती है, बिल्कुल केंद्र से होकर के गुजर रही है, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ठीक है ना, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन कहते हैं। इसी सिलेंट्रॉन के नाम पर इसका नाम सिलेंट्रेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो इसमें एनस होता है, ध्यान दीजिएगा बाबू, एनस को हिंदी में गुदा द्वार बोलते हैं, ठीक है ना, एनस को हिंदी में गुदा द्वार बोलते हैं। एनस इसमें एब्सेंट होता है। किसमें एब्सेंट होता है बाबू? जो सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा में यानी निडेरिया फाइलम में जो एनस होता है वो एब्सेंट होता है। यानी इसका डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, यानी जिस रास्ते से खाना लेता है उसका अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल या इजेकुलेटरी सब्सटेंस जो बॉडी से बाहर निकालता है, दोनों एक ही रास्ते से होता है, जिसको हम माउथ कहते हैं। यानी इसका माउथ जो होता है वो दोनों फंक्शन करता है। बाबू ध्यान देना, बोथ फंक्शन का मतलब होता है, बोथ मतलब हो गया दोनों फंक्शन, और दोनों फंक्शन में क्या हो गया? इनटेक करना। इनटेक करना मतलब खाना खाता जो रास्ते से है उसी रास्ते से यह फीकल मैटर को निकालता भी है। यानी अपशिष्ट पदार्थ निकालना और लेना किसके माध्यम से होता है? सिर्फ एक माध्यम से होता है, जिसे हम माउथ कहते हैं। इसमें एनस एब्सेंट होता है। उम्मीद करते हैं कि 1 to 6, 1 से 6 तक ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब आप सातवां समझेंगे कि इसके टॉप पोर्शन पर, इसका जो बॉडी होता है, इसकी जो शरीर है उसके टॉप पोर्शन पर यानी ऊपर की तरफ इसमें हाइपोस्टोम होता है, यानी इसमें मुंह होता है, ठीक है ना, हाइपोस्टोम होता है, और जो चारों तरफ से टेंटिकल्स से घिरा होता है। अब चारों तरफ से टेंटिकल से वैसे ही घिरा रहता है बाबू, जैसे आप ये समझिएगा, मान लीजिए, ठीक है ना, ऐसे आराम से समझते रहिएगा, देखते रहिए बस इसको, ऐसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये इसका मुंह है और ये इसकी बॉडी है, ठीक है ना, तो इसकी बॉडी के चारों तरफ किनारे पर इस तरह से क्या निकले रहते हैं? टेंटिकल्स निकले रहते हैं। इसके मुंह पर चारों तरफ से टेंटिकल्स निकले रहते हैं, समझ रहे हैं ना। और जो मुंह है, जैसे मान लीजिए ऐसे मुंह है तो इसके चारों तरफ से टेंटिकल्स निकले रहते हैं और उसको घेरे रहते हैं। उसी जो टेंटिकल्स होता है इसी के टॉप पोर्शन पर यानी ऊपर की तरफ, इसी के टेंटिकल्स में ऊपर की तरफ जो नीड सेल होती हैं या स्टेटोसिस्ट सेल होती है वो पाई जाती है, और उसकी जो खास विशेषता होती है जिसको आप कहते हैं कि निमेटोसिस्ट सेल प्रेजेंट होती है। ध्यान दीजिएगा बाबू कि इसमें निमेटोसिस्ट सेल पाई जाती हैं, और ये जो निमेटोसिस्ट सेल होती है इसी टेंटिकल्स के नोक पर होती है, ठीक है ना। और इस टेंटिकल्स के माध्यम से जो भी सिलेंट्रेटा के जंतु होते हैं वह भोजन लेने का काम करते हैं और भोजन ग्रहण करने का काम करते हैं, साथ में डिफेंस का भी काम करते हैं। डिफेंस मतलब किसी से बचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, मतलब कोनो दुश्मन आजू बाजू है तो उससे बचने के लिए भी प्रयोग करते हैं, और साथ में इसका काम क्या करते हैं कि खाना पकड़ के खाने के लिए भी काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो टेंटिकल्स आपको दिख रहा है इसके टॉप पोर्शन पे यानी इसके टेंटिकल्स के सबसे ऊपरी पोर्शन, मान लीजिए एक टेंटिकल्स है
तो इसके ऊपर पोर्शन पर ये सेल पाई जाती है जिसे निमेटोसिस्ट सेल कहते हैं। और निमेटोसिस्ट सेल की विशेषता होती है कि इसी को दंश कोशिका कहते हैं, ठीक है ना, दंश कोशिका कहते हैं हिंदी में। और ये जो दंश कोशिका होती है बाबू, ये बिच्छी का जो डंक होता है उसी तरह से ये भी होता है, ये डंक मार देता है अपने जो किसी भी तरह के खाने वाला मटेरियल, जैसे बगल से कोई कीट वगैरह गुजर रहा है तो उसको डंक मार देगा ताकि ये आसानी से बेचारा बेहोश हो जाए, मर जाए, और देखेगा कि जब हिल डुल नहीं रहा है वह पकड़ के मुंह में डाल देगा, ठीक है ना। तो एक तरह से इसके हाथ का भी काम करता है, डिफेंस का भी काम करता है, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे आप पॉइंट नंबर 9, ठीक है ना। अब जो बाबू पॉइंट नंबर 9 है कि सिलोम यानी गुहा, एक्सक्रीटरी मतलब उत्सर्जी अंग, गुहा और उत्सर्जी अंग, सर्कुलेटरी मतलब परिसंचरण तंत्र, और रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र, यानी इतने जो आर्गन होते हैं वह सिलेंट्रेटा के जंतुओं में अब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं या नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, इसमें 10वां पॉइंट जो है, इसमें जो लोकोमोशन होता है वो स्मूथ मसल्स फाइबर के माध्यम से होता है। इसमें जो गति होती है वह स्मूथ मसल्स फाइबर से होती है, ठीक है ना। और इसमें जो डाइजेशन होता है वह एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब होता है कि वह डाइजेशन जो किसी मसल्स से, कोशिकाओं से बनी थैली में डाइजेशन अगर होगा, कोशिकाओं से बनी थैली में अगर डाइजेशन होता है तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है ना। और यदि फूड मटेरियल डायरेक्ट कोशिका में जाता है और कोशिका में डाइजेस्ट होता है बाबू, तो इसको कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है ना। तो जो सिलेंट्रेटा के जंतु हैं इसमें जो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, तो जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, ध्यान दीजिएगा यहां पर था आपका कि जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है ये एक तरह से इसकी बनी एक थैली है। मान के चलिए कि ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है और इस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में भोजन जाएगा और भोजन का पाचन एंजाइम के माध्यम से इस बॉडी में होगा। तो ये कोशिका से बनी थैली है, इसके अंदर पाचन हो रहा है, तो इसको हम बोले गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। और इस तरह का डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहलाता है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर इंट्रासेलुलर डाइजेशन है तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन गैस्ट्रोडर्मिस सेल्स होती हैं उनके अंदर होता है। जैसे गैस्ट्रोडर्मिस जो सेल होती है उनके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इसमें जो दो सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं वो एक है ओसिली और एक है इसमें स्टेटोसिस्ट, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें जो स्केलेटन होता है वो कैलकेरियस कांटे टाइप होता है। इसमें हॉर्नी स्केलेटन्स पाए जाते हैं। ये एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकते हैं या तो ये अब्सेंट भी हो सकते हैं। कुछ जंतुओं में ये स्केलेटन अब्सेंट होता है, कुछ जंतुओं में स्केलेटन एक्सटर्नल और इंटरनल पाया जाता है, ठीक है ना। अब स्केलेटन का मतलब अगर ये लोअर जंतु अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझेगा जैसे हम लोग मनुष्य हैं, हम लोगों के शरीर में जो हड्डी होती है, जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज को हिंदी में कहते हैं उपास्थि, ठीक है ना, और हड्डी को अंग्रेजी में बोन कहते हैं। तो हम लोगों के अंदर जो ठोस मटेरियल जो शरीर के अंदर भरा उसके ऊपर से मांस का लोथड़ा थोपा गया पूरा, तो हम लोग हड्डियों के भरोसे चल रहे हैं, खड़े हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब उसी के भरोसे कर रहे हैं। तो हम लोगों के शरीर का जो अंतः कंकाल है वो हड्डी है और उसके बाद कार्टिलेज है। और लेकिन हम लोगों के शरीर के ऊपर का जो स्केलेटन सिस्टम है, जैसे बाल हो गया, नाखून हो गया, ये हम लोगों का एक्सटर्नल है, ठीक है ना, एक्सोस्केलेटन इसको बोलते हैं। इसी तरह से सभी लोअर जंतुओं में लोअर होता है और हायर जंतुओं में हायर होता है। इसके बाद बाबू जो पॉइंट नंबर 14 यानी 14वां है, इसकी लाइफ प्रोसेस में दो तरह की कंडीशन होती है, एक होता है पॉलिप और एक होता है मेडुसी। जो पॉलिप होता है बाबू ये फिक्स एक जगह पर स्थिर होता है और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो पॉलिप होते हैं उसमें आप जब ओविलिया पढ़ोगे ना तब आप इन दोनों का सेंस बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि ये पॉलिप क्या होता है और ये मेडुसा क्या होता है, या मेडुसी क्या होता है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलिप में होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह मेडुसा में होता है। मेडुसा जो होता है वो छाता जैसा होता है, पानी में फ्री अवस्था में खूब तैरता रहता है। उसी का उल्टा ही होता है, बेचारा पेड़ जैसा होता है और एक जगह दोनों चट्टान वट्टान से चिपका हुआ पाया जाता है, ठीक है ना। एक्वेटिक होता है, पानी में पड़ा रहता है और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है ये सेक्सुअल होता है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद है बाबू जो पॉइंट नंबर 15 यानी 15वां जनरल कैरेक्टर है,
तो 15वां जो जनरल कैरेक्टर, ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो डेवलपमेंट होता है, इसमें फ्री स्विमिंग लार्वा पाए जाते हैं, ठीक है ना। फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा पाए जाते हैं। सिलिएटेड मतलब सिलिया होता है, और सिलिया और फ्लैजिला जो होते हैं वो किसी भी जीव को चलाने में मदद करते हैं, इसलिए सिलिया और फ्लैजिला को लोकोमोटरी ऑर्गन कहा जाता है। लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब होता है कि ऐसे अंग जिसके माध्यम से कोई जीव जंतु चल पाता हो या एक जगह से दूसरे जगह को मूव कर पाता हो, ऐसे जंतुओं को मोटाइल एनिमल्स या ऐसे ऑर्गन्स को मोटाइल ऑर्गन कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे जंतुओं में मोटिलिटी पाई जाती है जिसके कारण वो एक जगह से दूसरे का मूव करते हैं। फ्री स्विमिंग मूविंग होती है सिलिया के माध्यम से। और इसमें जो लार्वा है जिसका नाम है प्लैनुला लार्वा, ठीक है ना। इसमें कौन सा लार्वा है बाबू? प्लैनुला लार्वा है, जिसको आप स्टेरियोगैस्ट्रुला लार्वा भी कहते हैं, ठीक है ना। स्टेरियोगैस्ट्रुला लार्वा भी होता है और इसमें प्लैनुला लार्वा होता है। और ये कंडीशन है कि सिलिंट्रेटा में जो जनरल कैरेक्टर है वो यही है कि आपने देखा कि जनरल कैरेक्टर सिंपली, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कभी एग्जाम में आपसे आए, अगर आपने 15 जनरल कैरेक्टर लिखा है तो मान के चलिए अगर 10 भी जनरल कैरेक्टर आप लिख लेते हैं तो भी बेहतर है। जनरल कैरेक्टर बस लिखने से ज्यादा आप ये समझिए कि सभी जंतुओं के सभी फाइलम को जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी आपको सभी सिमिलरिटी कुछ न कुछ एडवांस मिलता जाएगा, क्योंकि जो शुरू में चीजें प्रोटोजोआ लिखी गई है, अब मान के चले कि शुरू में प्रोटोजोआ है, ओकरे बाद पोरीफेरा है, ओकरे बाद सिलिंट्रेटा आएगा आपका। तो जैसे जैसे आप क्रम से ऊपर बढ़ते रहेंगे तो कम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, जटिलता बढ़ती चली जाएगी, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्रोटोजोआ टू कार्डेटा की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो यानी हम सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, जितना दूरी हम ऊपर तय करते जाएंगे उतना ही हार्ड होता जाएगा वो। तो जंतुओं की कम्प्लेक्सिटी, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम डेवलपमेंट और ये सभी चीजें, रिप्रोडक्शन, उसका हर सिस्टम विकसित होता जाएगा लोअर जंतुओं की तुलना में, ठीक है ना। तो इस चीज को दिमाग में बैठा करके आप जनरल कैरेक्टर पढ़िएगा और जनरल कैरेक्टर को समझिएगा, ठीक है बाबू। अब हम लोग देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद बाबू हम लोग देखेंगे जो सिलेंट्रेटा क्लासिफिकेशन है। तो जो सिलेंट्रेटा क्लासिफिकेशन है इसमें आप देखेंगे कि जो फाइलम है वो सिलेंट्रेटा है। जनरल कैरेक्टर आपने जस्ट इसके पहले भी देखा है। अब इसमें क्लास को हिंदी में कहते हैं वर्ग, और वर्ग की संख्या इसमें एक। पहला जो वर्ग है इसको हाइड्रोजोआ कहते हैं, दूसरे वर्ग को स्काइफोजोआ कहते हैं, ठीक है ना। दूसरे वर्ग को क्या कहते हैं बाबू? स्काइफोजोआ कहते हैं। यस, CYPHOZOA, स्काइफोजोआ, ठीक है ना। दूसरा जो क्लास है उसका नाम है स्काइफोजोआ, और तीसरा है एंथोजोआ कहते हैं तीसरे वाले को एंथोजोआ कहते हैं। इसका दूसरा नाम है एक्टिनोजोआ, ठीक है ना। ये तीसरा क्लास है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो सिलेंट्रेटा फाइलम है इसमें 3 क्लास है। हाइड्रोजोआ पहला नंबर, स्काइफोजोआ दूसरा नंबर, और एंथोजोआ जो है वो तीसरा नंबर क्लास है। याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजोआ एक पहला क्लास है, ठीक है ना। हाइड्रोजोआ में ऑर्डर है, ऑर्डर कितनी संख्या है बाबू? हाइड्रोजोआ में 5 ऑर्डर हैं, ठीक है ना। एक है हाइड्रोइडिया, इसके अंदर 2 सब ऑर्डर है, ठीक है। दूसरा है ट्रैकाइलीना दूसरा है, और तीसरा है हाइड्रोकोरेलिना। तीसरा है जो ऑर्डर है हाइड्रोकोरेलिना, ठीक है ना। और 4 नंबर है साइफोनोफोरा, चौथा नंबर है साइफोनोफोरा, एस है ये साइफोनोफोरा, ठीक है ना। और 5वां नंबर का जो ऑर्डर है ग्रैप्टोलिथीना, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ग्रैप्टोलिथीना। अब ये हो गया आपका जो हाइड्रोजोआ क्लास है, इस क्लास के 5 ऑर्डर हैं। ऑर्डर नंबर 1 है हाइड्रोइडिया, दूसरा है ट्राइकाइलिना, तीसरा है हाइड्रोकोरेलिना, चौथा है साइफोनोफोरा, और उसके बाद है ग्रैप्टोलिथीना। अब ध्यान दीजिएगा कि जो ग्रैप्टोलिथीना ऑर्डर नंबर 5 है इसमें कोई भी सब ऑर्डर नहीं है, ठीक है ना। सब ऑर्डर किसमें है? हाइड्रोइडिया में 2 सब ऑर्डर है। नाम है इसका एंथोमेडुसी, ठीक है ना। दूसरा है लेप्टोमेडुसी। एक हो गया एंथोमेडुसी और दूसरा हो गया लेप्टोमेडुसी। उसके बाद ट्रैकाइलिना में बाबू 2 ऑर्डर हैं, सब ऑर्डर है ट्रैकाइमेडुसी
ट्रैकाइमेडुसी और दूसरा है नाइक्रोमेडुसी। ट्रैकाइमेडुसी, ट्रैकाइमेडुसी और दूसरा है नाइक्रोमेडुसी। ये है ट्रैकाइलिना में, ठीक है ना। तीसरा है हाइड्रोकोरेलिना जो है, ये तीसरा ऑर्डर है। इस तीसरे ऑर्डर में दो सब ऑर्डर हैं, मिलेपोरिना, ठीक है ना, मिलेपोरिना, समझ रहे हैं, मिलेपोरिना, ठीक है। ये पहला सब ऑर्डर है। दूसरा है स्टाइलेस्टेरिना, स्टाइलेस्टेरिना, ठीक है ना। दूसरा है स्टाइलेस्टेरिना, ये ऑर्डर है, सब ऑर्डर है इसका। उसके बाद साइफोनोफोरा जो ऑर्डर है, इस साइफोनोफोरा में तीन सब ऑर्डर है। पहला सब ऑर्डर है कैलिकोफोरा, पहला क्या बाबू, कैलिकोफोरा, और दूसरा है कॉन्ड्रोफोरा, दूसरा है कॉन्ड्रोफोरा, और तीसरा है फाइसोफोरिडा, तीसरा है फाइसोफोरिडा, तीसरा है फाइसोफोरिडा। और जो पांचवें नंबर का ऑर्डर है, यहां पर मैंने लिखा है, इस पांचवें नंबर का जो ऑर्डर है ग्रेप्टोलिथिना, इस ग्रेप्टोलिथिना में कोई भी सब ऑर्डर नहीं है। अब आप देखेंगे कि जो दूसरा क्लास है स्काइफोजोआ, ठीक है ना, स्काइफोजोआ का दूसरा नाम है स्काइफोमेडुसी, इसका दूसरा नाम है स्काइफोमेडुसी। इसमें बाबू सिर्फ ऑर्डर है, कोई भी सब ऑर्डर नहीं है, इसमें सिर्फ ऑर्डर है। ऑर्डर कौन कौन सा है, स्टोरोमेडुसी, स्टोरोमेडुसी है, पहला नंबर का ऑर्डर है स्टोरोमेडुसी। दूसरा है कूबोमेडुसी, दूसरा कूबोमेडुसी, इसी को कैरिबीडिया कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है कैरिबीडिया, ठीक है ना, कैरिबीडिया कहते हैं इसी। और तीसरे नंबर का जो ऑर्डर है उसी को कहते हैं कोरोनेटी, कोरोनेटी, ठीक है ना। और चौथे नंबर का जो ऑर्डर है उसी को कहते हैं डिस्कोमेडुसी, डिस्कोमेडुसी का दूसरा नाम है सेमियोस्टोमी, ठीक है ना, सेमियोस्टोमी कहते हैं। दूसरे जो चौथा नंबर का डिस्कोमेडुसी है, इसका दूसरा नाम है सेमियोस्टोमी, और पांचवें नंबर का जो ऑर्डर है इसका, उसी को साइजोस्टोमी कहते हैं। तो याद रखिएगा ये साइजोस्टोमी है, इसमें 5 ऑर्डर है स्काइफोजोआ में, जिसको स्काइफोमेडुसी कहते हैं। अब बाबू आएंगे एंथोजोआ में, एंथोजोआ में जिसको एक्टिनोजोआ कहते हैं। इसमें सब क्लास है, और सब क्लास की संख्या इसमें 3 है। तो इसमें सब क्लास कितने हैं बाबू, 3 है, ठीक है ना। और उसके बाद उसमें ऑर्डर है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एल्कायोनेरिया, एल्कायोनेरिया, ठीक है ना, एल्कायोनेरिया या एल्सायोनेरिया इसे कह सकते हैं आप, ALCYONARIA, एल्सायोनेरिया। एल्सायोनेरिया क्या है, सब क्लास है। इस सब क्लास में 6 यानी 6 ऑर्डर हैं। कितने ऑर्डर हैं बाबू, 6 ऑर्डर हैं, ठीक है ना। पहले ऑर्डर का नाम है स्टोलोनिफेरा, ठीक है ना, स्टोलोनिफेरा पहला हो गया। दूसरा हो गया टीलेस्टेसिया, टीलेस्टेसिया, ठीक है ना। और तीसरा हो गया एल्सायोनेसिया, एल्सायोनेसिया या एल्सायोनेसी, ठीक है ना, एल्कायोनेसी या सायोनेसी, CY है। उसके बाद है 4 नंबर सीनोथिकैलिया, ठीक है ना, सीनोथिकैलिया। चौथे नंबर का है सीनोथिकैलिया, और 5वें नंबर का है गार्गोनेसी, गार्गोनेसी, GORGO, गार्गोनेसी, NACEA, नेसी। उसके बाद 5वें नंबर का है, 6वें नंबर का है, पेन्नाटुलेसी, 5वें नंबर का जो है 6वें नंबर का पेन्नाटुलेसी, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे इसमें कि जो इसका दूसरा सब क्लास है उसका नाम है जोएंथेरिया, जोएंथेरिया, जोएंथेरिया। दूसरा इसका नाम है जो सब क्लास है जोएंथेरिया। इसमें आप देखेंगे 5 ऑर्डर है। इसमें पहला ऑर्डर है एक्टिनिएरिया,
पहला है एक्टिनिएरिया, दूसरा है मैड्रेपोरेरिया, ठीक है ना, मैड्रेपोरेरिया। मैड्रेपोरेरिया, उसके बाद तीसरा है जोंथेइडिया, जोंथेइडिया, ठीक है ना, और चौथा वाला है एंटीपैथेरिया, एंटीपैथेरिया, और पांचवा है सिरेंथेरिया, सिरेंथेरिया, ठीक है ना। और उसके बाद जो इसका तीसरा सब क्लास है वो है टैबुलेटा। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो बॉटनिकल नेम या चाहे जूलॉजिकल नेम टेढ़े होते हैं, उनको आप जब कई बार रिपीट करेंगे, कई बार पढ़ेंगे, और क्लासिफिकेशन और किसी भी तरह का डायग्राम अगर आपको याद करना होगा, तो आपका एक ही तरीका उसका है कि आप जितनी बार उसे हैंड राइटिंग से प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार आप लिखेंगे, तो हाथ से आप अगर जितनी बार आपने प्रैक्टिस की, समझो उतनी बार वो याद होता जा रहा है। और उसका कोई तरीका नहीं है, आप रट्टा मार करके बहुत लंबे समय तक याद नहीं कर सकते। अगर रट्टा मार के आपने उसकी प्रोनाउंसिएशन को याद भी कर लिया, तो उसका जो स्पेलिंग होगा वो गलत होता चला जाएगा। इसलिए किसी भी तरह के क्लासिफिकेशन को याद करने का एकदम सिंपल तरीका है कि आप उसको रटते जाइए और लिखते जाइए, ठीक है ना। और जितना भी आप रटते और लिखते जाएंगे, तो उसमें लिखने में रटना शामिल हो जाता है। और यदि आप अगर ये सोचेंगे कि सिर्फ हम पढ़ करके और देख करके क्लासिफिकेशन याद कर लेंगे, तो आप मूर्खपना करेंगे। इससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता कि आप क्लासिफिकेशन को देखा और याद कर लिया। जितने प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मतलब लिख लिख करके करेंगे, ये मान के चलिए कि वही उसी तरीके से याद होगा। एक बार और देख लीजिएगा इसमें कि जो आपका सिलेंट्रेटा का क्लासिफिकेशन है, सिलेंट्रेटा के क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे कि जो 3 क्लास होते हैं, इसमें हाइड्रोजोआ होता है, स्काइफोजोआ होता है और एंथोजोआ होता है। और जो हाइड्रोजोआ होता है, इसमें 5 ऑर्डर है। हाइड्रोइडिया होता है, ट्राइकाइलिना होता है, हाइड्रोकोरेलिना होता है, इस साइफोनोफोरा होता है, और उसके बाद होता है ग्रेप्टोलिथीना, ठीक है ना। जो आपका हाइड्रोइडिया है, इसमें एंथोमेडुसी होता है, लेप्टोमेडुसी होता है। उसके बाद जो ट्रैकेलिना होता है, इसमें आपका हो गया ट्रैकाई मेडुसी हो गया, उसके बाद नेक्रोमेडुसी हो गया, उसके बाद हो गया हाइड्रोकोरेलिना में मीलीपोरिना हो गया, उसके बाद स्टाइलेरिना हो गया, ठीक है ना। साइफोनोफोरा में हो गया कैलिकोफोरा हो गया, कॉन्ड्रोफोरा हो गया, उसके बाद फाइसोफोरिडा हो गया, ठीक है ना। पांचवा जो इसका ऑर्डर है, उसमें कोई भी सब ऑर्डर नहीं है, ठीक है। उसके बाद हो गया स्काइफोजोआ, स्काइफोजोआ में ऑर्डर आएंगे, और ऑर्डर की संख्या इसमें 5 है। पहला हो गया स्टेरोमेडुसी, दूसरा हो गया क्यूबोमेडुसी, इसी को कहते हैं कैरिबइडिया। उसके बाद कोरोनेटी हो गया, उसके बाद डिस्कोमेडुसी हो गया, जिसको सेमियोस्टोमी कहते हैं, उसके बाद साइजोस्टोमी हो गया। उसके बाद एंथोजोआ जो है, एक्टिनोजोआ जिसको कहते हैं, एल्कायोनेरिया हो गया। ये एल्कायोनेरिया में 6 ऑर्डर हैं। 6 ऑर्डर में स्टोलोनीफेरा हो गया, उसके बाद दूसरा हो गया टेलियोस्टेसी, और उसके बाद एल सायोनेसी, उसके बाद हो गया सीनोथेकैलिया, उसके बाद हो गया गार्गोनेसी, उसके बाद हो गया पेंटाटोलेसी। उसके बाद आपका आएगा दूसरा जंथेरिया। तो जोंथेरिया जो आएगा, उसमें 5 ऑर्डर हैं। एक्टिनिरेरिया, ठीक ना। उसके बाद एक्टिनिरेरिया के बाद दूसरा हो गया मेड्रोपोरेरिया, उसके बाद हो गया आपका जोंथीइडिया, उसके बाद हो गया पैंथेरिया, उसके बाद हो गया सिरेंथेरिया, ठीक है ना। उसके बाद हो गया तीसरा जो इसका सब क्लास है, टैबुलेटा हो गया। ये नाम आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, उतनी बार ये शुद्ध और बेहतर होता जाएगा। अगर इसको 1-2 बार ऐसे पढ़ के छोड़ दिया, तो मेरे हिसाब से कि अगर क्लासिफिकेशन याद करना है, वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम थोड़ा टेढ़ा होता है, आप उसको जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना बेहतर तरीके से याद होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका यूनिट नंबर 1 का फाइलम नंबर 3 सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का हो गया जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन। अगली वीडियो जो आती है आपकी, उस अगली वीडियो में आपका मेडुसा, उसमें आएगा आपका ओविलिया का जनरल कैरेक्टर, और उसके बाद आपका उसका जनरल मॉर्फोलॉजी आएगा, उसके बाद आपका एनाटॉमी आएगा, उसके बाद उसका रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट आएगा, उसी में आपका सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, ठीक है ना।
अगर ये जब आप पढ़ लेते हैं तो आप मान के चलिएगा कि आपका जो 5वें सेमेस्टर का जूलॉजी फर्स्ट है वो जूलॉजी फर्स्ट का यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि ये क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर आपको समझ में आया होगा और आप इसके पहले की जो वीडियो आपकी दी गई है पैरामीशियम और साइकान की, उसको आप बेहतर तरीके से दोहराते रहिए, समझते रहिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिन दोस्तों को अगर शेयर करना होगा तो शेयर कर सकते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।